हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पर हमारी उत्तराखंड की जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे चंद्रवंश। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर अभी जो मेरी हिंदी क्लास चलाई जा रही है वो आपको शाम 5 बजे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पर देखने पर। और साथ ही हमारी उत्तराखंड कोर्स की जो उत्तराखंड की क्लासेस है वो आपको 3 बजे के समथिंग, मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन 3 बजे आपको क्या मिल जाएगी, हमारी उत्तराखंड की रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जुड़ते रहिए उत्तराखंड कोर्स के साथ और उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। साथ ही आप हिंदी के अलग अलग जो भी आपके किसी किसी एग्ज़ाम में क्या होता है, हिंदी भी आपको पूछ ली जाती है। उत्तराखंड में तो पूछी ही जाती है। इसके साथ अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी हिंदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप हिंदी की क्लास वहाँ से हमारी कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था चंद्रवंश। तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था चंद्रवंश का आरंभ हो चुका था। चंद्रवंश में मैंने आपको सोमचंद्र के बारे में बताया कि कैसे चंद्रवंश की नींव रखी गई। सोमचंद्र आया, कत्यूरी शासक से मिला ब्राह्मण के लिए, उसे उसने पसंद कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उसके साथ। और उसको दान में जो है 15 बीघा जमीन या 300 नाली जमीन, 300 नाली भी कह सकते हैं, कई क्वेश्चन में आया था 300 नाली, यानी कि उसी की जो मापन प्रणाली उसके फॉर्म में आ जाता है, या फिर 15 बीघा आ जाएगा, तो आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। अब उसने पसंद कर दिया, उससे अपने दान में दे दी, किसको, अपने दामाद को। अब उसने क्या करा कि सोमचंद जब 1921 में आया था, 1019-21 में, टाइम पीरियड का थोड़ा ऐसे ही है तो आप देख लीजिएगा। जो हाँ, अगर आप याद रखें तो 1019 और 1020 के समथिंग आया था, और 1025 के समथिंग उसने क्या रखा, चंद्रवंश की नींव रखी थी। तो चंद्रवंश का प्रारंभ 1020 के समथिंग 25 में हुआ था, जिसमें आपका सोमचंद ने राजभुंगा किले का निर्माण करवाया। चंपावत वाली जहाँ पे उनको जमीन मिली थी वहाँ पर राजभुंगा किले का निर्माण कराया। उसके चारों ओर 4 जातियों के अन्य अन्य किले बनवाए, जिनसे उसके किले की सुरक्षा हो सके। तो इसने क्या करा था कि मेहर और फरतियालों को क्या कर दिया था, अपने अधीन कर लिया था, तथा रावत और खस लोगों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। वे अभी भी दुश्मन थे, मतलब कि उनको पराजित कर दिया, लेकिन जो इनके अंडर में आ गए थे वो थे मेहर और फरतियाल, जिसमें 2 तरह के यहाँ पे शासन चलता था। एक राजकुमार के फॉर्म में, एक राजा के फॉर्म में। तो मेहर वालों को दे दिया राजकुमार को, और राजा को साथ रहते थे फरतियाल लोग। मतलब था ये चंद्रवंशी, मतलब शासन प्रशासन जो था 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन ये एक ही के अंदर था कि कौन था शासक, कौन है, मेन जो होता है राजा ही होता है। तो ये इसके साथ साथ हमारा क्या था कि फर्स्ट जो पंचायती राज व्यवस्था कौन लेके आया था, सोमचंद लेके आया था। इसके साथ हम आगे बढ़े तो हमारे क्या है, कुछ शासकों के नाम होता है। कुछ कुछ पुस्तकों में है कि थोरचंद जो है प्रारंभिक यानी कि संस्थापक कहलाता है चंद्रवंश का, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ देख सकते हैं, बाकी सोमचंद ही संस्थापक रहेगा। उसके साथ साथ हमारे जो है कुछ कुछ हमने चंद शासकों के नाम पढ़े थे, जिसमें आपका आया था डमरू, ये जो आपका आया था जिसमें आपका कुछ कुछ चंद शासकों के नाम थे। इनके नाम थे आपके आत्मचंद। तो सबसे पहले शासन प्रशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कौन लेता है, सोमचंद लेता है। आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, सुधाचंद, संसारचंद, हमीरचंद, वीराचंद। तो वीराचंद जो था वो क्या था, निसंतान, तो उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब उसकी निसंतान मृत्यु हो गई तो उसका कोई उत्तराधिकारी रहा नहीं। उत्तराधिकारी जब नहीं रहा तो क्या होता है कि जो भी शासक आसपास के जो शासन प्रशासन करते होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अपने जो पास वाले जो भी शासन कर रहा राजा होता है या उसके क्षेत्रों को क्या लिया, जीत लिया जाए। तो जो खसों को इन्होंने भगाया था, खसों को इनको पराजित करा था किसने, सोमचंद ने। उन्होंने क्या कर दिया, फिर से आक्रमण कर दिया। और चंद्रवंश के यहाँ पर जो किसने शासन कर लिया था कुछ टाइम तक, खसों ने यहाँ से फिर से शासन स्थापित कर दिया। लेकिन क्या होते हैं, जो इनके दरबारी लोग होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, बेईमान होते हैं, और कुछ कुछ क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ईमानदार था वो था श्री सोनसिंह खड़ायत। तो सोनसिंह खड़ायत था वो कौन था, चंद शासकों के दरबार में ही था, मतलब कोई उनका होगा अधिकारी। तो उन्होंने क्या करा, उसने क्या करा, उसको जब पता चला कि चंद वंश का जो शासक था संसार चंद, उसका जो एक पुत्र था उसका नाम था वीरचंद, और वो कहाँ है, वो नेपाल में ही रहता है, यानी कि नेपाल में शरण लिए हुए है। तो वो जाता है नेपाल और लेके आता है वीरचंद को। कहाँ से लेके आता है, नेपाल से। नेपाल से लेके आता है कहाँ पर, कुमाऊं में। कुमाऊं में लेके आता है, किसे लेके आता है,
कुमाऊं में वीर चंद को लेके आता है, वीर चंद को लेके आता है। कौन लेके आता है? नेतृत्व रहा था श्री सोन सिंह खड़ायत। याद रखना, सोन सिंह खड़ायत, खड़ायत। तो श्री सोन सिंह खड़ायत किसे लेके आता है? वीर चंद को लेके आता है। कहाँ से? नेपाल से यहाँ लेके आता है। अब फिर से चंद्रवंश यानी कि चंद्रवंश का फिर से स्थापित कर दिया जाता है वीर चंद के द्वारा। यानी कि वीर चंद जो है फिर से चंद्रवंश की नींव रख देता, मतलब स्थापना तो चंद्रवंश का नाम किसने रखा था? सोमचंद ने रखा था। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे युद्ध होते रहते हैं आगे, जो शासकों में होता है कि ऐसे ही लड़ मरते रहते हैं ये। तो इसी तरह से ये क्या होता है, वीरचंद आता है। वीरचंद आता है तो यहाँ फिर से चंद्रवंश की नींव रखी जाती है। तो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, तो इनको याद करना भी जरूरी है। सबसे पहले हमने पढ़ा सोमचंद, सोमचंद के बाद हमने पढ़ा आत्मचंद, फिर आता है पूर्णचंद, फिर आता है हम इंद्रचंद, और फिर आता है आपका संसार चंद, फिर आता है सुधा चंद, फिर आता है हमीर चंद, और फिर आता है वीणा चंद। और इसके बाद जो खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद मतलब हम जो पैटर्न पढ़ेंगे वो कौन आ जाएगा? वीरचंद आ जाएगा, वीरचंद। तो ये आ गया वीरचंद। इसकी बात करें तो ये था संस्थापक था। आत्मचंद, पूर्णचंद, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। इंद्रचंद जो था रेशम व्यापार स्टार्ट करता है इसने, रेशम व्यापार, रेशम वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू, रेशम वस्त्र का उत्पादन कार्य शुरू। तो पूछ सकता है कि किस चंद्रवंशी शासक ने रेशम वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू करा था? तो इंद्रचंद का नाम यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो इंद्रचंद ने क्या करा था? रेशम वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू करा था। संसार चंद जो था, इसका पुत्र कौन था? संसार चंद का पुत्र कौन था? इसका पुत्र था वीरचंद था। इसके पुत्र का नाम पूछेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वीरचंद। लेकिन शासक कब बना? ये कहाँ पर था? नेपाल में था। ये नेपाल था, नेपाल से आया कुमाऊं में आया तो शासक बना था। अब ये जो वीरचंद था ये इस टाइम पे शासक बना। इससे पहले के जो थे सुधाचंद, हमीरचंद, वीराचंद थे। तो ये सारे थे। और इसकी क्या बात थी, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, निसंतान मृत्यु। और यहाँ पे क्या होता है? खस शासन हो जाता है, खस शासन हो जाता है। तो ये हमारा क्या था? पैटर्न था कि हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम वीरचंद के बारे में कि वीरचंद के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो हमारा सोमचंद संस्थापक, राजगुंगा सोमचंद ने बनवाया था। पंचायती राज्य प्रणाली सोमचंद ने बनाया था। राजधानी क्या थी इनकी? सोमचंद वंश की राजधानी थी चंपावत, क्योंकि काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में ही राजगुंगा किले का निर्माण किया गया था। तो राजधानी जो हमारी हो जाएगी चंद्रवंशों की, वो क्या हो जाएगी? चंपावत हो जाएगी। राजधानी बोल देती हूँ, राजधानी राजधानी क्या रहेगी? चंपावत। काली कुमाऊं भी कहते हैं इसे, काली कुमाऊं वाला क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद क्या है? जो आसपास के क्षेत्र थे, जिसमें आपका नैनीताल आता है और अल्मोड़ा वाला क्षेत्र आता है, यूएसएन आता है, जो और क्षेत्र थे वो भी क्या हो रहा था? राज्य विस्तार हो रहा था धीरे धीरे। अभी राज्य विस्तार, अभी मैंने आपको बताया था जो है राज्य विस्तार सोमचंद ने स्थापना करी थी। त्रिलोकचंद ने भीमताल में क्या आया था? नैनीताल एक किले का निर्माण, वो पहले बता चुकी है। तो अभी हमारा जो चंद्रवंश में जो शासक चल रहा था उसका नाम क्या था? वीरचंद। तो वीरचंद का जो टाइम पीरियड लिखा है
वो वीरचंद का टाइम पीरियड 1065 से 1080। कुछ कुछ में मतभेद है, बहुत सारी चीज़ों में क्या है, कुछ कुछ चंद शासकों के टाइम पीरियड में थोड़ा थोड़ा क्या है चेंजिंग है, तो आप वहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं अगर ऑप्शन जिस टाइप का आता है उस हिसाब से। तो अगर यहाँ पर आपका 1065 से ये आ गया था आपका 1080 के समथिंग, 80 के समथिंग इसने शासन करा। वीरचंद ने शासन कब करा था? 1065 से 1080 के समथिंग। तो ये था वीरचंद ने यहाँ पर शासन करा था। अगर आप टाइम पीरियड अगर पूछता है तब टाइम पीरियड का ध्यान रखें, लेकिन क्या होगा कि इससे आगे वाले जो शासक आते हैं जहाँ पे क्या आते हैं तो त्रिलोक चंद आता है और आपका क्या होता है बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद, उनका बोलचा आता है ज़्यादातर पीछे वालों का, क्योंकि इनमें क्या था थोड़ा थोड़ी क्या है कन्फ्यूजन है, क्योंकि क्या है कुछ बुक्स में अलग लिखा है कुछ बुक्स में अलग अलग लिखा है। तो यहाँ पर आपका वीरचंद हो जाएगा। वीरचंद ने क्या करा था? वीरचंद जो था इसने खसों को भगा दिया, खस को पराजित, खसों को पराजित किया और इसने खसों को जो है पराजित कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया? भगा दिया। अरे भाई जाओ, अब आपका क्या हो गया? शासन समाप्त हो गया। अब मैं वापस आ गया हूँ तो यहाँ पे शासन करता हूँ। तो वीरचंद ने यहाँ पे क्या कर दिया? खसों को पराजित कर दिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी? इसने क्या करा? फिर से जो रावत थे, जो रावत सॉरी रावत नहीं, मेहर व फड़त्याल, फड़त्याल लोग थे, इन्हें क्या करा? फिर से संगठित कर राज्य में अधीन, यानी कि फिर से राज्य में मिला दिया, राज्य के अधीन। यानी कि फड़त्याल और महल लोग किनके अंडर में काम करते थे? वो करते थे चंद वंशों के, ये करते थे सोमचंद के काल में। लेकिन क्या होता है खस लोग आते हैं तो इन्हें भगाते हैं, तो इनका चंद का कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या होता है? महल फड़त्याल को फिर से संगठित कौन कर लेता है? वीरचंद कर लेता है। और इसने शासन जो करता है ये 15 वर्षों तक शासन करता है, लगभग 15 वर्षों तक शासन करता है, तक शासन किया। किसने? वीरचंद ने। तो वीरचंद ने लगभग 15 वर्षों तक शासन करा और पुनः से स्थापित करा। तो पूछ सकता है कि ये पूछ देता है कि खसों के बाद किस शासक ने, यहाँ पे चंद्रवंशी शासक ने पुनः शासन स्थापित करा था। तो पुनः शासन जो स्थापित करा था मतलब इसी तरह से आता रहेगा, लेकिन खसों के बाद जो शासन स्थापित किया था वो किसने किया था? वीरचंद ने किया था, वीरचंद ने किया था। तो ये था हमारा वीरचंद के बारे में। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद कुछ कुछ शासक आते हैं जिसमें इसकी मृत्यु जो हो जाती है, यहाँ टाइम पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक आता है वो होता है रूपचंद, भीष्मचंद, मेघचंद। रूपचंद, भीष्म, और फिर आता है मेघचंद, रूपचंद, भीष्मचंद, मेघचंद। रूपचंद, भीष्मचंद और मेघचंद, ये क्या होता है? ये फिर से आते हैं रूपचंद, भीष्मचंद और मेघचंद, ये शासक आते हैं। इसके बाद आता है आपका परवतचंद, ध्यानचंद, परवतचंद, थोरचंद। इनको याद रखना, ध्यानचंद। इसके बाद जो आएगा वो होगा ध्यानचंद, परवतचंद, परवतचंद, थोरचंद। हाँ, तो थोरचंद आ गया। थोरचंद के बाद कौन सा आता है? थोरचंद कभी कभी यहाँ पर जो आता है ऑप्शन संस्थापक में आ जाता है, तो ये वंशजों में ही है। तो वंशजों में है, अगर संस्थापक वहाँ पे सोमचंद नहीं दिया होगा ऑप्शन में तब आप वहाँ पे थोरचंद को लगा सकते हैं, लेकिन संस्थापक किसे मानेंगे? सोमचंद को ही लेकर चलेंगे। क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में थोरचंद का नाम भी दे रखा है। तो यहाँ पे थोरचंद आता है। थोरचंद के बाद आता है कल्याण चंद और त्रिलोक चंद। फिर आता है कल्याण चंद आया है। कल्याण चंद आ गया। कल्याण चंद के बाद जो आता है वो होता है त्रिलोक चंद। मैंने आपको जब राज्य विस्तार बताया था तो त्रिलोक चंद की बात आई थी। कल्याण चंद की बात करेंगे तो एक जो चंद्रवंशी शासक आपने सुना होगा, चंद्रवंशी शासक
जो चंद्रवंशी शासक है कल्याण चंद, यानी कि बालो कल्याण चंद सुना है, बालो कल्याण चंद सुना है। अब बालो कल्याण चंद ये वो वाला नहीं है, बालो कल्याण चंद जो है वो दूसरा वाला बालो कल्याण चंद है, और ये है कल्याण चंद। जैसे क्या होता है कि इंग्लिश में जो अंग्रेज होते हैं उनके नाम होते हैं जेम्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड, जेम्स थर्ड, इस तरह के बहुत सारे आते हैं। अब इनमें क्या होता था, पहले नाम रखते थे, अब इतने साल तो इनके शासक होते हैं, अब इतने नाम कहाँ से लेके आए ये लोग, तो क्या कर देते हैं ये नाम एक दूसरे के, जैसे क्या होते हैं दादा का नाम रख दिया, परदादा का नाम रख दिया, या कि दूसरे का नाम, मतलब क्या होता है कि इनके नाम जो होते हैं इन्हीं शासकों आते रहते हैं, और इनके नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में आते रहते हैं। तो ये जो कल्याण चंद है ये पहला वाला कल्याण चंद, ये वो वाला कल्याण चंद है। इसके बाद आता है त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद के बारे में थोड़ी देख लेंगे। इसके बारे में कहा गया है कि इसने यहाँ पर आपका ये उत्तराखंड अच्छा नहीं बना। तो हमारा उत्तराखंड कैसा है, हमारा उत्तराखंड ये रहा, हमारा उत्तराखंड फटाफट देखिए, हम देख रहे हैं सिर्फ कुमाऊं के लिए। तो ये हमारा कुमाऊं है, यहाँ पर हमारा कुमाऊं वाला क्षेत्र है। तो कुमाऊं वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा क्या था, ये जो है नैनीताल वाला हो गया या अल्मोड़ा हो गया सपोज है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर इस क्षेत्र में तो क्योंकि क्या था कि यहाँ पर जो चंद्रवंश की जो नींव रखी गई थी वो यहाँ पर रखी गई थी, चंपावत 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 वाले क्षेत्र में चंद्रवंश ये चंद्रवंश की नींव रखी गई थी। लेकिन भीमताल में जो किले का निर्माण करवाया था वो किसने कराया था, त्रिलोक चंद। इसका टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने आपको, 1296 से 1303। त्रिलोक चंद की बात करेंगे तो 1296 से 303, 1303। परीक्षा वाणी में क्या दिखाया है ना, परीक्षा वाणी में टाइम पीरियड में थोड़ा सा अलग है, मतलब। और आप देखेंगे यशवंत सिंह कटोच की और अजय रावत की बुक्स देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये आपकी जो इतिहास, कुमाऊं का इतिहास है, उस पुस्तक में आपको यहाँ पर 1296 और 1303 की बात कही है। तो 1296, 1303 ऑप्शन में अगर आपको ये मिल जाता है तो आप टिक लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर इसने सबसे पहला काम जो करा था, ये आया था त्रिलोक कल्याण चंद के बाद त्रिलोक चंद। इसने भीमताल पश्चिमी सुरक्षा हेतु इसके लिए क्या करा इसने, पश्चिमी राज्य के अपने जो पश्चिमी राज्य था, मतलब जो इनका ये क्षेत्र है, तो इनका इस साइड का जो पूरा हो जाएगा, इस साइड पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम जो साइड का जो राज्य की सुरक्षा थी वहां पे क्या कराया था, भीमताल किले का निर्माण करवाया, किला निर्माण कराया। कहाँ पर करवाया था, भीमताल में। इसके इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, इसने किला निर्माण कराया था भीमताल में। तो पूछ सकता है कि किस चंद्रवंशी शासक ने भीमताल में किले का निर्माण कराया था, वो करवाया था त्रिलोक चंद ने। दूसरा जो है, इसने क्षेत्रों को जीता था, विस्तार करा था, वो था बारामंडल, पाली और छकाता। इन क्षेत्रों को क्या करा था, इस अपने राज्य का विस्तार कर दिया था, यानी कि बढ़ा दिया था राज्य विस्तार। यहाँ पे आक्रमण करा या जो भी करा, तो क्षेत्र को क्या कर दिया, जीत लिया, उस क्षेत्रों को जीत लिया और अपने चंद्रवंश के शासन में मिला लिया। तो ये हो गए बारामंडल, पाली, छकाता। तो पूछ सकता है बारामंडल, पाली, छकाता सबसे पहले किसने जीता था, वो था त्रिलोक चंद। भीमताल में किले का निर्माण करना त्रिलोक चंद। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले कौन आया था, सोमचंद आया था। सोमचंद के बाद कौन आया था, आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद, फिर संचारचंद, फिर सुधाचंद, फिर आ जाएगा आपका हमीरचंद। फिर वीणाचंद जो होता है वो निसंतान मर जाता है, तो इसको ले आते हैं, संचारचंद का पुत्र होता है वीरचंद को लेकर आते हैं। वीरचंद को जब ले आते हैं तो वीरचंद क्या होता है, फिर से राज्य की स्थापना करता है चंद्रवंश की, फिर से वहाँ पे क्या होता है, शासन प्रशासन को फैला देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रूपचंद आता है, भीष्मचंद आता है, फिर आता है रूपचंद, भीष्मचंद, मेघचंद, पर्वतचंद और ध्यानचंद, पर्वतचंद, थोरचंद, कल्याणचंद। कल्याणचंद जो था वो पहला वाला कल्याणचंद था, वो आप वाला बाला कल्याणचंद नहीं था। इसके बाद आता है त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद जो आता है राज्य विस्तार करता है, किसके बाद,
वीरचंद के बाद वीरचंद ने करा था। फिर इसके बाद ये लोग शासन कर रहे थे लेकिन इतने योग्य नहीं थे। जो कल्याण चंद त्रिलोक चंद होता है वो क्या करता है, राज्य का विस्तार करता है, भीमताल में किले का निर्माण करता है और 12 मंडल छकाता है और पालीवाल क्षेत्र को जीत लेता है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, त्रिलोक चंद तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके बाद आगे तो इतना हमारा हो गया था त्रिलोक चंद तक। ये हो गया था हमारा त्रिलोक चंद तक। ये आप देख लीजिए, त्रिलोक चंद का इतना ही था कि त्रिलोक चंद ने 1296 1303 में क्या था, पश्चिमी राज्य सुरक्षा के किले का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर आते हैं आगे की ओर। तो इसके बाद जो आता है शासक, त्रिलोक चंद के बाद जो आता है उसका नाम होता है, आपके जो शासक हैं कुछ कुछ 2-3 शासक हैं वो भी ऐसे ही थे। इनका जो त्रिलोक चंद होता है, त्रिलोक चंद का मैंने क्या कहा था, त्रिलोक चंद त्रिलोक हमारा जो अभी चला था वो क्या था, त्रिलोक चंद था। 1296 से 1303, 1296 से 1303। अब इसके बाद जो आएगा वो शासक क्या होगा, वो आपका शासक आ जाएगा डमरू, धर्म और उभय। डमरूचंद, धर्मचंद, धर्मचंद और उभयचंद, उभय चंद, ये शासक आए 3। ये चंद्रवंशी शासक आए, कुछ खास नहीं किया इन्होंने, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास छपा नहीं। तो ये डमरूचंद, धर्मचंद, उभयचंद, इनका क्या है सिक्वेंस है, तो इसलिए मैं इनको लिखवा रही हूँ। अब इसके बाद जो आता है वो आता है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, 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 ये ज्ञानचंद बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञानचंद, इसका जो टाइम पीरियड जो कुछ कुछ टाइम पीरियड क्या है चेंज हुआ है, तो इसी वजह से ज्ञानचंद का जो आप टाइम पीरियड देखेंगे किसी में आगे पीछे दे रखा है। जैसे आप देखेंगे परीक्षा वाणी में जो है 1365 से 1420 लिखा है, जबकि उत्तराखंड के कुमाऊं के इतिहास में अगर आप देखेंगे यू की बुक्स में तो वहाँ पर आपको दिखेगा ये 1365 ना होकर 1374 से 1419 तक है। तो अगर ऑप्शन में आता है ये वाला और ये नहीं दिखता है तो आप ये टिक लगाएंगे, और ये वाला दिखता है तो ये टिक लगाएंगे, दोनों ही आसपास हैं। ये हो गया 19 से 20 और ये हो गया 74 से 65। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं सिक्वेंस तो ये 20-19 के आसपास ही है, यहाँ तक ही इसने शासन करा था। तो ये रहा इसका टाइम पीरियड। थोड़ा क्या होता है कि किसी बुक्स में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है। तो अलग अलग सबके क्या रहे हैं, टाइम पीरियड के मतभेद रहे हैं। तो ज्ञानचंद आता है। अब ज्ञानचंद कौन था, ज्ञानचंद जो था वही था जो इसने उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया था। तो जब उड़ते हुए गरुड़ को किसी कोई ऐसा काम कर देते हैं जो क्या होता है प्रशंसनीय होता है, यानी कि प्रशंसा के लायक होता है, तो उस पर क्या कर देते थे, उस टाइम पर उपाधि दे देते थे। अभी क्या दे देते हैं, अभी कोई अच्छा काम कर देता है, कोई बढ़िया काम कर देता है तो उन्हें क्या मिल जाता है, पुरस्कार मिल जाता है कुछ रत्नों से, यानी कि जैसे क्या होता है कि उन्हें रत्नों से पुरस्कारों से, जैसे पद्मश्री और पद्म भूषण, इन पुरस्कारों से क्या होता है सम्मानित किया जाता है। अब पहले टाइम पे क्या होता था, उपाधि दे देते थे, क्योंकि ये क्या था शासक था, तो जिसके वहाँ इसने ये कार्य करा उसने क्या कह दिया, इसे उपाधि दे दी। तो इसने जो था ज्ञानचंद जो था, ज्ञानचंद ने क्या करा था कि उसके दरबार में वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो तुगलक चल रहा था इसके टाइम पर जो था भारत में जो शासन चल रहा था वो क्या चल रहा था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तो तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या कहा, उड़ते हुए गरुड़ को मारने को कहा। तो इसने उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया था, मतलब तीर से मार दिया था, तीर चलाया। तो इसे उड़ते हुए गरुड़ के कारण इसके नाम के आगे जुड़ गया था गरुड़ ज्ञानचंद, क्योंकि इसने उड़ते हुए गरुड़ को मारा था। तो इसको हम कहते हैं गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद, अगर टाइम पीरियड ये दिखा रहा है ज्ञानचंद आ रहा है तो ये गरुड़ ज्ञानचंद ही है। तो गरुड़ ज्ञानचंद ये जो होता है ये उभयचंद के बाद आता है। ये बहुत ही योग्य शासक होता है, मतलब इसके बारे में बहुत से है। और इसके साथ साथ ये बाद में क्या हो गया था, थोड़ा सा निर्दयी हो गया था और अत्याचारी भी हो गया था।
गरुड़ ज्ञानचंद। इसकी थोड़ी सी कहानी है। जैसे क्या था, इसके जो सेनापति था, इसका सेनापति का नाम था नीलू कटायत। तो गरुड़ ज्ञानचंद जब सबसे पहले क्या हुआ कि गरुड़ ज्ञानचंद ने बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था। इसने भाबर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक से वहाँ की जो स्वीकारता, मतलब उससे क्या रही, जब क्या चलता है ना, किसी बड़े शासन का का राज्य चलता है तो क्या होता है, दूसरा जो शासक होता है उसके अधीन ही होता है। मतलब क्या होता है, वो छोटे उसमें होता है। तो उस जो तुगलक वंश था वो क्या था, संपूर्ण, जैसे हमारे जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पे क्या चल रहा था, तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश ने उन्होंने क्या करा था, अपनी सत्ता जमाई हुई थी और जगह जगह पे उनकी कहते थे, उनके अभियान चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो बड़ा जो सत्ता होगी वो क्या होगी, तुगलक, क्योंकि संपूर्ण भारत में चल रही है। और यहाँ हमारे उत्तराखंड में क्या चल रही है, चंद्रवंश चल रही है। तो ये जो किसी चीज़ की भी स्वीकार्यता अगर मानता है तो वो क्या होता है, बड़े वाला से मांगी जाती है छोटे वाले के द्वारा। छोटे वाले क्या करेगा, उससे क्या कहते हैं, स्वीकृता लेने के लिए कुछ कुछ काम करेगा। तो इसने क्या करा था, उड़ते हुए गरुड़ को मार दिया था। और इसके बाद इसे जो प्रसन्न होकर गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। साथ ही इसने क्या करा था, ब्रह्मदेव से की स्वीकृता, यानी कि ब्रह्मदेव को अपने अधीन कर दिया था। ब्रह्मदेव कौन है, ये विजय ब्रह्म है, मतलब विजय ब्रह्म है, ये वो नहीं है ब्रह्मदेव या बीरमदेव। और इसने क्या करा था, भाबर क्षेत्र पे अधिकार, यानी कि भाबर क्षेत्र पर अधिकार की स्वीकृता ले ली थी। किससे, मोहम्मद बिन तुगलक से। भाबर क्षेत्र माल पे अधिकार, भाबर क्षेत्र माल पे, जो भाबर क्षेत्र में माल आता था पर अधिकार स्वीकृति स्वीकृति। तो ये स्वीकृति किसने ली थी, ये ली थी स्वीकृति। ये किससे ली थी, मोहम्मद बिन तुगलक से ली थी। मोहम्मद, ये तो प्रसन्न हो गया इससे, अब ये इसको दे ही देगा स्वीकृति। जब किसी से कोई प्रसन्न आता है तो वो उसकी बात को थोड़ा सीरियसली लेता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से इसने क्या ले ली थी, भाबर क्षेत्र पे माल पर अधिकार की स्वीकृति ली थी। बाद में संभल का नवाब था, उसने क्या लिया था, इस क्षेत्र में फिर से अधिकार कर लिया था। फिर से ये क्या हुआ, इसके जो भाबर वाला क्षेत्र था, यहाँ पर लिख देती हूँ। भाबर क्षेत्र है, सपोज ये भाबर क्षेत्र है, तो भाबर क्षेत्र पर स्वीकृति किसने ली थी, ये ली थी, यहाँ पर ज्ञानचंद लिख देती हूँ। ज्ञानचंद, किसका अधिकार हो गया, ज्ञानचंद का अधिकार हो गया। माल है। और फिर बाद में जो होता है, संभल का नवाब आता है, संभल नवाब वो क्या कर देता है, इस भाबर क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। यहाँ पर अधिकार कर लिया इसने, अधिकार कर लिया भाबर क्षेत्र पे। जो भाबर वाला क्षेत्र है वो क्या है, नैनीताल वाला क्षेत्र हो गया। तो भाबर क्षेत्र पर अधिकार किसने करा था, संभल के नवाब पे कर लिया था। और फिर इसी का एक क्या था, सेनापति था, इसका एक सेनापति का नाम था नीलू कटायत। जो नीलू कटायत था वो क्या था, सेनापति था। ये बहुत ही योग्य था। इसने फिर से स्वीकृति, यानी कि इसने फिर से इसके साथ युद्ध लड़ा, मतलब इस पे क्या हुआ, इसके आक्रमण करा और इसे युद्ध लड़ा और फिर से अधिकार कर लिया। इसने क्या करा, यहाँ पे अधिकार कर लिया। नीलू कटायत किसका सेनापति था, गरुड़ ज्ञानचंद का था। गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था, नीलू कटायत था। तो इसने इससे प्रसन्न होकर क्योंकि इसने क्या है, वापस ले दिया था। वापस क्षेत्र जब आ गया तो यहाँ पर भाबर क्षेत्र किसके अंडर में आ गया, ये आ गया था नीलू कटायत के। यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद्र के भाबर क्षेत्र किसके अंडर में आ गया था, ये आ गया था, ये ज्ञानचंद्र के अंडर में आ गया था। तो इसने इसको क्या क्या उपाधियां दी, इसने जो थी 3 गांव दिए इसको, 3 गांव रोध दिए। और
कुमैया खिल्लत एक उपाधि दी, इसको क्या दी, नीलू भटायत को उपाधि दी, उपाधि उसे कहा गया कुमैया खिल्लत। तो कुमैया खिल्लत उपाधि किसने दी थी, बाबा गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू भटायत को दी थी। तो कुमैया खिल्लत दी और 3 गांव के दे गए थे नीलू भटायत को। 3 गांव रोत पुरस्कार यानी कि 3 गांव रोत पुरस्कार के रूप में दिए गए और कुमैया खिल्लत की उपाधि नीलू भटायत को दी दी थी। अभी इसके बारे में जो है, अभी जो थोड़ा जो है क्लास क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो अभी हम करते हैं क्लास को समाप्त, और अगले जो क्लास देखेंगे वहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब जो आगे क्या हुआ। क्योंकि अभी तक तो क्या था, गरुड़ ज्ञानचंद इसे अच्छा मान रहा था, बाद में क्या हो जाता है कि कुछ होते हैं जो चापलूस होते हैं, वो क्या होता है, कान भर देते हैं, और कान भर देते हैं तो क्या होता है, ये इसे अच्छा नहीं मान जाता है। फिर क्या होता है, उल्टे सीधे काम होते हैं, फिर ये क्या होता है, ये थोड़ा विद्रोही टाइप का राजा हो जाता है, मतलब क्या होता है, जन विरोधी हो जाता है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर आप गरुड़ ज्ञानचंद का अगली क्लास में देखने के लिए तब तक क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पर आपको इससे आगे के चंद वंश का जो भी शासन प्रशासन था उसे हम देखेंगे, और गरुड़ ज्ञानचंद के नीलू भटायत के साथ क्या हुआ इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए।